सो स्टूडेंट्स, अब टाइम है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने का, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारे इस अर्थ पे देयर आर मोर देन 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग? कितना बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स। जैसे आप सोच के देखो, इन सब एनिमल्स को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा रियल लाइफ में या टीवी पे, राइट? फिर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आपने देखी होंगी। फिर स्टूडेंट्स, पानी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। पानी के अंदर अपनी एक दुनिया होती है, हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता क्योंकि पानी में हम नहीं रहते हैं, बट पानी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं। और फिर स्टूडेंट्स, अगर हम बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं तो प्लांट्स की बात भी होनी चाहिए। तो देखो आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में रहते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपको दिखाए, इनके बारे में तो फिर भी आपने सुना होगा, इनको कहीं ना कहीं देखा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं, बहुत रेयर टाइप के होते हैं। जैसे आप इन सबको देखो, जैसे आप इसको देखो, इसको बोलते हैं स्टार फिश। ये पानी में पाई जाती है और आपको देख के लग ही नहीं रहा होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये है। जैसे ये देखो अर्थवॉर्म, ये सॉइल के अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वैसे आप इन सारे फोटोग्राफ्स को देखो तो बिल्कुल अजीब टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बात यही है कि दुनिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में शायद आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो हम आगे डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो। और ये हर जगह होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपके बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे मेरे स्टमक के अंदर है, आपके स्टमक के अंदर भी हो सकता है कि मेरे हाथ के ऊपर भी हो, ठीक है? तो ये भी बहुत लार्ज नंबर में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो वन सेकेंड मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हमने की जो अभी पाए जाते हैं, लेकिन आप सोचो डायनासोर के बारे में। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स दुनिया में कभी पाए जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कभी पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते। तो सोच के देखो इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। उनके बारे में स्टडी करना ही इस चैप्टर का एम है। इनफैक्ट इस चैप्टर का बड़ा एम ये है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्या बड़ी प्रॉब्लम? देखो, मैंने आपको बताया कि 20 लाख से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहते हैं आज, और उसके पहले भी बहुत सारे रहते थे जो अब नहीं रहते। तो अगर आपको उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हो, सबके बारे में पढ़ना हो, तो सोच के देखो कितना डिफिकल्ट टास्क है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप 20 लाख से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर आपको पढ़ना हो तो वही स्टूडेंट, साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा तरीका बनाया है, ठीक है, जिससे इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से पढ़ा जा सकता है विदाउट डिवोटिंग दैट मच ऑफ टाइम। तो वही समझना इस चैप्टर का एक्चुअली एम है। आई होप यू गेट दिस। तो चलो धीरे धीरे चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक टर्म देखते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो क्या मतलब है इस टर्म बायोडाइवर्सिटी का? देखो, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब है कि वैरायटी इन लिविंग बीइंग्स बेसिकली। तो अगर आप देखो इस वर्ल्ड का मैप देखो स्टूडेंट्स, ठीक, तो ऐसे तो वर्ल्ड में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन है इस अर्थ पे जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी बहुत ही ज्यादा है एक्चुअली। जैसे आप देखो, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। मैं आपको बता था ना कि एक रीजन अर्थ पे ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो यही रीजन है, ठीक है। बाकी अर्थ पे भी बहुत टाइप की वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इस रीजन में बहुत ही अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है इस एरिया में वो ऐसी होती है कि डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली यहाँ पे रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं तो इन कंट्रीज का नाम आप देखो, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, ब्राजील है, अपना इंडिया भी है, चाइना भी है, कोलंबिया भी है। ये सारी कंट्रीज में, ठीक है, 50% ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते हैं उसमें से 50% सिर्फ इन कुछ कंट्रीज में ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मतलब ये सारी कंट्रीज ना बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ज्यादातर कंट्रीज जो है वो इसी बेल्ट में आती हैं। तो दिस इज अ रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। नाउ विल सी क्लासिफिकेशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। अगर आप देखो तो, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं,
हम कई सारे ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे 4 ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स को हम एक ग्रुप में डालेंगे, कुछ को सेकंड ग्रुप में डालेंगे एंड सो। तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिम्स को एक ग्रुप में डालेंगे? जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हो उनको एक ग्रुप में डालेंगे। फिर जिनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग हो लेकिन आपस में मिलती जुलती हो उनको ग्रुप 2 में डाल सकते हैं, वैसे ग्रुप 3 में, वैसे ग्रुप 4 में। समझ लो। फिर हम क्या करेंगे कि इस ग्रुप में जो अब ऑर्गेनिम्स है, आप समझ गए हो कि उनकी प्रॉपर्टी बहुत मिलती जुलती है, तो इनको हम एक साथ में पढ़ लेंगे। फिर इस ग्रुप को एक साथ पढ़ लेंगे। तो इस ग्रुप को जब मैंने पूरा एक साथ में पढ़ा तो मोर लेस मैंने इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके बारे में पढ़ लिया। तो ये जो है वो अप्रोच होने वाली है हमारी इस चैप्टर में। और ये जो टेक्निक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ग्रुप्स in different groups so that studying those living organisms become easy। समझ में आ रही बात आपको? थोड़ी देर के लिए टॉपिक से हटके एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिम्स। तो क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है। और 3 क्यों? हम तो बहुत सारे एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, लेकिन एनीवेज क्वेश्चन में 3 पूछा गया तो 3 ही बोलते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन है जो है वो साइज इन लिविंग ऑर्गेनिम्स। आपको पता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिम्स अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे अगर मैं बहुत ड्रास्टिक एग्जांपल दूं तो एक है ब्लू वेल और एक है अमीबा। ठीक है, ब्लू वेल जो होता है स्टूडेंट्स, ये पानी में पाई जाती है और बहुत बड़ी होती है, 30 मीटर साइज होता है इसका। 30 मीटर, समझ रहे हैं? हम ह्यूमन बींग्स ना 2 मीटर से छोटे होते हैं, लेस देन 2 मीटर्स, 30 मीटर्स, वेरी ह्यूज। और उसी वहीं पे आप देखो अमीबा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इतना छोटा है कि आप इसको देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया एक वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन जैसे मैं बोलता हूँ कलर, आपको पता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कलर के हो सकते हैं। जैसे देखो एलिफेंट कितना डल टाइप का कलर का होता है, ब्लैक या ग्रे टाइप का, लेकिन देखो ये पैरट कितना कलरफुल है। वैसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कलर के होते हैं। ये दूसरा वेरिएशन हो गया। तीसरा वेरिएशन स्पैन ऑफ लाइफ। जैसे स्टूडेंट्स ये ट्री देखो आप, दे आर सम ट्रीज which can live for thousands of years, लेकिन मॉस्क्यूटो की जो लाइफ स्पैन होती है ओनली फ्यू डेज। कितना अंतर है बीच में। हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी टिपिकली लिव फॉर 60-70 ईयर्स। तो ऐसे अलग अलग लिविंग बींग्स में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, बहुत वेरिएशन होता है। सो नाउ मूविंग अहेड, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये बहुत ईजी काम है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कितने सारे ग्रुप्स बनाने चाहिए, फिर किस ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में डालना है, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि कितने सारे ऑर्गेनिज्म है ना, मोर देन 20 लाख, सबके बारे में डिसाइड करना है कि किसको किस ग्रुप में डालना। बट आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्होंने कैसे किया है ये काम, वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका बेसिस क्या होता है। उसका बेसिस होता है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते तो इस वर्ड को ध्यान से देखें। इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, ये भी एक लिविंग, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे 4 लिम्स, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। ठीक, कुछ लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं, लेकिन सबके नहीं। जैसे काऊ ले लो आप, हॉर्स ले लो, इन सबके 4 लिम्स होते हैं। लेकिन आप कैटरपिलर ले लो, इसके बहुत सारे लिम्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो सबके 4 लिम्स नहीं होते। तो 4 लिम्स होना हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ह्यूमन बीइंग से एक कैरेक्टरिस्टिक हो। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले सकते हो 5 फिंगर्स, एक लिम्ब में 5 फिंगर्स होना, 5 फिंगर्स होना। जैसे काऊ है, उसके एक पैर में 5 फिंगर्स नहीं होती। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग से एक कैरेक्टरिस्टिक हो। फिर लिविंग ऑन लैंड, ये ह्यूमन बीइंग से एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिश जो है वो लैंड पर नहीं रहती है। तो इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी है ऐसा, उनकी भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। बड़ी सिंपल सी कहानी होती है। अगर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मिलती जुलती हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? एक ही ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, एक ही ग्रुप में डालेंगे। लेकिन अगर कोई 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, क्या है? डिफरेंट, तो उनको फिर आप एक ग्रुप में नहीं डालना चाहोगे, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, तो आप उनको अलग अलग ग्रुप्स में डालो। तो ये बेसिकली सिंपल सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में और हम पढ़ेंगे।
तो इसी बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एरिस्टोटल, आपने शायद इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, ठीक है, 1, 2 एंड 3। सो लिविंग ऑन लैंड, लिविंग ऑन एयर एंड लिविंग ऑन वाटर। तो उन्होंने इस तरह से 3 ग्रुप्स बनाए, बड़े सिंपल से ग्रुप्स आप देख सकते हो कि जो लैंड पे रहते थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो हवा में रहते हैं उनको एक ग्रुप में, जो वाटर में रहते हैं उनको एक ग्रुप में, ठीक। तो उसमें किस किस टाइप के एनिमल्स आते थे वो भी आप देख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन था जो उन्होंने किया, और किस बेसिस पे क्या वो भी आपको समझ में आ ही रहा है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन आज यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि ये क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है लेकिन काम का है नहीं। क्योंकि उन्होंने देखा कि यार वाटर में इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, और लेकिन उनमें ज्यादा सिमिलरिटी है नहीं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। उनमें बस एक ही सिमिलरिटी है कि वो पानी में रहते हैं। कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि वाटर में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फिश होते हैं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन वाटर। जैसे आप देखो ये जेली फिश है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार फिश, ठीक है, ये है ब्लू व्हेल, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। ये आपस में एक दूसरे से बहुत अलग है, उनको एक ही ग्रुप में डालना एक्चुअली सही नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर लिविंग इनसाइड वाटर। नो। वैसे ही लैंड पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डालना सही नहीं था जस्ट बिकॉज दे आर लिविंग ऑन लैंड, because there are other characteristics which are so different among them that they cannot be put in the same group. I hope you understand this, ठीक है। इसलिए बाद में साइंटिस्ट लोगों ने आगे बड़ा अच्छा एक और बहुत ही सिस्टमैटिक और यूजफुल क्लासिफिकेशन किया जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, हम हो गए, सब छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, आपको पता ही। और आपको ये भी पता है बाय नाउ कि 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन से स्टूडेंट्स? यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दोनों अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ये बड़ा सिंपल टाइप का सेल होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सेल होता है। जैसे आपको फोटोग्राफ में देख के लग रहा होगा, तो इसमें बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है और ये क्रोमोजोम्स है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। साइटोप्लाज्म तो है ही, बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स का नाम हम यहाँ पे स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर इनको टुगेदर आप ऑर्गेनेल्स बोल सकते हो, राइट। और इसकी एक और खास बात है यूकैरियोटिक सेल की, इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे न्यूक्लियस है, आप देखो तो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो एरिया है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके बाहर का एरिया को न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। जैसे ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाहर वाली चीज को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलेंगे। यहां पर देखो आप सेंटर में देखो ये क्रोमोजोम्स आपको दिख रहे हैं, उसी को एक्चुअली हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है कि हाँ इसके अंदर का एरिया न्यूक्लियस है, बाहर का एरिया न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिंपल है और ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब सोच के देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस टाइप के सेल से बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म इस टाइप के सेल से बने होते हैं। अब क्योंकि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो जब फंडामेंटल यूनिट ही अगर अलग है कुछ ऑर्गेनिज्म्स की, तो वो भी आपस में बहुत अलग होंगे ना। आप सोच के देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टाइप के सेल से बने होंगे वो बहुत अलग टाइप के होंगे और कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, क्योंकि सेल ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टाइप के सेल से बने होंगे वो सिंपल होंगे और बड़े अलग होंगे कंपेयर टू दिस, इजंट इट? तो जिस चीज से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं वही अगर अलग है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है या प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। आई होप यू गेट दिस। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने सुना होगा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है लायन, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में आपने सुना नहीं होगा, अगर तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। हम ह्यूमन बींग्स भी मल्टी सेलुलर के एग्जांपल है। तो क्या मतलब होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का? यूनि वर्ड का मतलब है वन, मल्टी वर्ड का मतलब है मेनी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। जैसे ये अमीबा है, इसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, एक ही सेल से बना हुआ है। और
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो क्लियरली आपको बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक ही सेल होंगे वो तो बड़े सिंपल होंगे और ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मैं आपको और डिटेल में अगर आपको बताऊं तो आपको प्रीवियस चैप्टर से ये पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल्स होते हैं, फिर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना सकते हैं, और फिर टिश्यूज बहुत सारे मिलकर ऑर्गन्स बना सकते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो देखो यही है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि सिर्फ सेल ही हो, ठीक है। अब जैसे अमीबा है, उसमें तो एक ही सेल है, बस खत्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड हो, उसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अब टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स नहीं बनाते हो, तो वो थोड़े और एडवांस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको अलग ग्रुप में डालना चाहिए। फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो कि और एडवांस हो, उनमें ऑर्गन्स भी हों, ठीक। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एडवांस हो सकते हैं, उसमें ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स ही बना रहे हैं। तो इस बेसिस पे, इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके भी लिविंग ऑर्गेन्स को क्लासिफाई किया जाता है कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिर्फ सेलुलर लेवल का है या सिर्फ टिश्यू तक ही रुक जाता है या कहानी और भी आगे जाती है। आई होप यू गेट दिस। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जितनी कहानी आगे जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी हायर। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उससे अपना फूड बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है उनकी कहानी थोड़ी अलग होती है। जैसे ये डियर है, वो तो दूसरे प्लांट्स को खाता है, वो थोड़ी सनलाइट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। आपने जैसे मूवी देखा हो जादू, ठीक है, जादू सनलाइट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता था, बट वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर था ना, रियल में तो वो कैरेक्टर होता नहीं है। तो जैसे ये एनिमल जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, प्लांट को खा रहा है टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ये जो एनिमल है ये तो दूसरे एनिमल को ही खा रहा है फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। बट एनीवेज, अगर आप देखें तो दोनों में सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। ये डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो हम लिख सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म्स which depend on another organisms for food. Autotrophs are the organisms which prepare their own food by photosynthesis. ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म्स की, इसको भी यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। फाइन, तो स्टूडेंट्स ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।